एक छोटे से गांव में एक किसान मनसुख रहता था। जैसा नाम वैसा वो किसान। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता। सबसे बड़ा आलसी। उसकी हालत से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी गहना बेचारी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती। उसके बाद में अपने खेतों को भी देखती। मनसुख आराम से सोता रहता और अगर सो नहीं रहा होता तो बाहर गली में खेल रहे बच्चों को देखने लगता। बस वो इतना बड़ा कामचोर था कि वो सब कुछ करता, लेकिन बस खेती और काम नहीं करता। हे भगवान, मेरे बापू ने किस निठल्ले और आलसी इंसान के पल्ले बांध दिया। सुनते हो? उठ जाओ, दोपहर हो गई है। मनसुख अंगड़ाई लेते हुए उठता है। तुम्हें जरा भी सब्र नहीं होता। जैसे ही आंख लगती है आकर उठा देती हो। रात की सोए पड़े हो, दोपहर हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम अभी सोए हो। थोड़ी तो शर्म करो। मैं एक औरत बेचारी कब तक इस घर का काम करूंगी और कब तक खेतों को देखूंगी। पड़ोस के लोगों को देखो, सब सुबह सुबह अपने खेतों में चले जाते हैं और एक तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो। हाँ हाँ, सोता रहता हूँ तो कौन सा तुम्हारी आंखें लेकर सोता हूँ। मेरी आंखें हैं, जब दिल चाहे बंद कर लूं। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर मेरे हाथ हैं। मैं भी आज काम नहीं करती। जब भूख लगे तो अपने आप खाना बनाकर खा लेना। मुझे भी बहुत नींद आती है। मैं भी सोने जा रही हूँ। गहना ऐसा बोलकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। दोपहर से शाम, शाम से रात और अगली सुबह हो जाती है, पर मनसुख अपने बिस्तर से नहीं उठता। थक हार कर गहना उठती है और खाना बनाती है और खाना बनाकर लेकर आती है। उठो और ये खाना खाओ, और अभी के अभी ये खाना खाकर घर से बाहर निकल जाओ। जाकर खेतों में काम करो। तुम्हारे जितना आलसी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। 100 आलसी मरे होंगे जब तुम पैदा हुए होगे। तुम्हारे चक्कर में रात से मैंने मवेशियों को चारा भी नहीं डाला। तो इसके लिए मुझे क्या सुना रही हो। तुम्हें मवेशियों को चारा डालना था तो डाल देती, पर तुम्हें तो मेरी होड़ करनी है। मैं सोऊंगा तो तुम भी सोओगी। गहना फिर मवेशियों को चारा डालती है और अपने खेतों की तरफ निकल जाती है। वहां खेतों में अरे भाभी, आप रोज आकर खेतों में काम करती हो। कभी उस मनसुख को भी बोलो, कितना आलसी इंसान है वो। सब कुछ करके देख लिया भाई साहब, लेकिन वो तो कुछ सुनते ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक इंसान इतना कैसे सो सकता है। अरे भाभी, वो काम चोर है, समझो इस बात को। जो किसान काम से बचता है वो इतना सोता है। आपको कुछ करना होगा, वरना तो आप इसी तरह मेहनत करती रह जाओगी। शाम के समय गहना थकी हारी खेत से वापस आती है तो देखती है मनसुख बाहर चारपाई पर आंगन में सो रहा है और एक कुत्ता आकर उसका मुंह चाट रहा है। ये देखकर गहना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत सर पर रखे हुए हरे चारे को साइड में डालती है और बाल्टी भर कर पानी लाकर मनसुख के ऊपर डाल देती है। अरे अरे, पागल हो गई है क्या। ये क्या कर दिया। सारा बिस्तर गीला कर दिया। अब मैं रात को कहाँ सोऊंगा। तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और एक तुम हो कि पूरा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हो। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अगर कल से तुम काम पर नहीं गए तो मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ, कैसी पागलों जैसी बात कर रही है। एक काम के चक्कर में तुम अपनी जान क्यों दोगी। बस बहुत हो गया। अगर तुम कल सुबह काम पर नहीं गए तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। अगली सुबह, उठो जी, उठो। तुम शायद रात की बात भूल गए हो, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। उठो, अभी के अभी खेतों में जाओ और काम करो। मैं तेरी इस गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाला। तुझे जो करना है कर, पर मैं अपनी इतनी प्यारी नींद को छोड़कर खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। गहना गुस्से में आंगन में बने हुए कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है ना? मैं सिर्फ 10 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुमने बिस्तर नहीं छोड़ा तो मैं इस कुएं में कूद जाऊंगी। मनसुख देखता है कि सच में गहना कुएं के ऊपर खड़ी हुई है। वो डर के मारे बिस्तर छोड़ देता है और फावड़ा लेकर खेत की तरफ बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद गहना काम में लग जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत आकर खाने के लिए मांगती है। बेटी, इस माँ को भी 2 रोटी दे दे, बहुत भूख लगी है। अभी रुको काकी, लेकर आती हूँ। फिर गहना एक थाली में थोड़ी सी सब्जी और रोटी पानी लाकर उस बुढ़िया को दे देती है। खाना खाने के बाद बुढ़िया गहना को आशीर्वाद देती है। क्या हुआ बिटिया? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या तेरे घर में कोई परेशानी चल रही है?
मत पूछो काकी, मेरी शादी कैसे निठल्ले और आलसी इंसान के साथ करा दी गई है, जो पूरा दिन सोता ही रहता है। और मैं बेचारी घर के साथ साथ खेतों को भी देखती हूँ। वो कोई काम नहीं करता, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता होता कि वो सो रहा है और कुत्ता उसका मुंह चाट कर चला गया। ऐसे इंसान के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे रहूंगी। बस बिटिया, तू इतनी सी बात से परेशान हो गई। चल ठीक है, तूने मुझे भोजन कराया है तो मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। फिर बूढ़ी काकी गहना के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनने के बाद गहना बूढ़ी काकी से बोलती है, अगर ऐसा हो गया तो क्या वो सुधर जाएंगे? तू देख लेना, वो जरूर सुधर जाएगा। काकी गहना को आशीर्वाद देकर चली जाती है और उधर खेत में मनसुख आराम से अपने गमछे को जमीन पर बिछाता है और सो जाता है। तभी उसे सपने में गहना दिखाई देती है, जो बहुत गुस्से में होती है और उसे बोल रही होती है कि काम कर लो। मनसुख आंखें खोलकर इधर उधर देखता है और वापस आंख बंद करके लेट जाता है। वो क्या सोचती थी कि मुझे खेतों में बेच देगी तो क्या मैं काम कर लूंगा? अरे नींद तो किसी भी जगह पर आ जाती है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो बस नींद है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर भगवान ने नींद ना बनाई होती तो मेरा क्या होता। थोड़ी देर बाद गहना मनसुख के लिए रोटियां और छाछ लेकर खेतों में जाती है और वो देखती है कि मनसुख आराम से अपने खेत में गमछा बिछाकर सो रहा है। सुनते हो? उठो, खाना खा लो। अरे गहना, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही होगी? मुझे तो आपके बारे में सब पता चल जाता है कि कब आपको भूख लगी है, कब प्यास लग रही है। पर मुझे बताओ, 2 साल हमारी शादी को होने को आए हैं, आपको पता है कि कब मुझे भूख लग गई है और कब मुझे प्यास लगती है? अरे अरे गहना, नाराज क्यों होती हो? तुम तो जानती ही हो कि मुझे कितनी नींद आती है। तुम तो सब संभाल ही लेती हो। हाँ, शायद तुम्हें पता चल गया है कि मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। आखिर कब तक? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। बस मनसुख, अब बहुत हो गया। आज मैं समझ गई कि तुम्हें मेरे शब्दों की और मेरी कोई कदर नहीं है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी खाना था। आखिरी खाना? कहना क्या चाहती हो गहना? इन 2 सालों में मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं आपका पूरी तरह साथ दूं, और मैंने दिया भी। आप हमेशा सोते रहते हो, हर काम को आगे पर टाल देते हो। मैं अपनी हारी बीमारी को भी नज़रअंदाज करके घर के काम और खेत के काम देखती रहती हूँ। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं कल सुबह ही अपने घर चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम काम करोगे, तभी मैं वापस आऊंगी, वरना मुझे लेने कभी मत आना। मनसुख सोचता है कि गहना गुस्से में है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। शाम हो जाती है, वो दोनों घर आ जाते हैं। अगली सुबह गहना अपने कपड़ों की पोटली बांधती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। वो एक खत पर मनसुख के लिए संदेश छोड़ जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। मनसुख को भूख लगती है तो वो उठकर देखता है कि घर में गहना नहीं है। रसोई बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और मवेशी अपने खूंटी पर बंधे हुए रंभा रहे हैं। मनसुख सारे घर में गहना को ढूंढता है, पर गहना नहीं मिलती। वो भागकर खेतों की तरफ जाता है तो देखता है खेतों में भी गहना नहीं है। तभी उसे गहना की कल वाली बात याद आती है कि वो अपने मायके चली जाएगी। ये सोचकर मनसुख वहीं मिट्टी पर बैठ जाता है। काफी सोच विचार करने के बाद वो घर वापस आता है और घर आकर गहना का रखा हुआ खत पढ़ता है। सबसे पहले वो मवेशियों को चारा डालता है। वो देखता है कि पेड़ के टूटे हुए पत्ते सारे आंगन में बिखरे हुए हैं। वो झट से झाड़ू उठाकर सारे पत्तों को इकट्ठा करता है। इतना करने पर ही उसे बहुत तेज भूख लग जाती है। वो रसोई में जाता है और जैसे तैसे करके चूल्हे को जलाता है। आटा गूंथ कर अपने लिए रोटियां बनाता है और जब उन्हें खाता है तो वो कच्ची पक्की रोटियां भी उसे आज बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। अगली सुबह मनसुख अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि उसके खेत खाली पड़े हैं और जो थोड़ी बहुत फसल उगाई हुई थी वो भी बगैर पानी के सूख गई है। वो वापस घर आता है और अपने दोनों बैलों को हल में जोड़कर अपने खेत की जुताई करता है। फिर खेतों में बीज डालता है। रात होने को आती है और वो थककर चूर हो चुका होता है। घर आने पर वो रखी हुई बासी रोटियां खाता है और जब वो बिस्तर में लेटता है तो वो देखता है कि आज और दिनों की अपेक्षा उसे बिस्तर पर लेटने में ज्यादा अच्छा लग रहा था। गहना के बगैर उसे खाली घर काटने को दौड़ रहा था।
मैं जानता हूँ गहना, तू मेरा इंतजार कर रही है, पर मैं तुझे लेने अभी नहीं आऊंगा। आज पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने तेरे साथ कितनी ज्यादती की है। अब तो मैं तुझे लेने तभी आऊंगा जब अपनी फसल तैयार हो जाएगी। देखते ही देखते 5 महीने निकल जाते हैं। मनसुख अब रोज अपने घर को, मवेशियों को और अपने खेतों को देखता है। फसल तैयार हो जाती है और वो उसकी कटाई करके आने के बाद बाजार में सारा अनाज बेच देता है। और आते वक्त वो गहना के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदता है, लाल रंग की चूड़ियां खरीदता है और उसे एक सुंदर से थैले में डालकर अगले सुबह अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। जब मनसुख वहां पहुंचता है, जीते रहो जमाई राजा, जीते रहो। देर से आए पर दुरुस्त आए। गहना भी रोज आपकी राह देखती थी। गहना बहुत अच्छी है। उसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और आज मैं गहना को लेने आया हूँ। मनसुख जाकर गहना से मिलता है। गहना, मुझे माफ कर दो। तुम आगे से आगे ही सारे काम कर देती थी। मुझे लगने लगा कि तुम तो सब कुछ कर ही सकती हो, तो मुझे क्या करने की जरूरत है। लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली आई तो मुझे बहुत दुख हुआ, पर मुझे अक्ल भी आ गई। तुम घर चलकर देखो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है और ये साड़ी और चूड़ियां मैं अपनी मेहनत की खेत की कमाई से लेकर आया हूँ। मुझे भी माफ कर देना, मैं आपको इस तरह छोड़कर आ गई। फिर मनसुख गहना को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। रानीपुर गांव में भोला अपनी पत्नी रानी, मां कमला और बेटी राधा के साथ रहता है। भोला गांव में मजदूरी का काम करता था। जहां भी मजदूरी का काम मिलता वो वहां काम करने चला जाता था। आजकल भोला गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम कर रहा था। कुछ इस तरह उसका गुजारा चलता था। भोला दिन भर जमींदार के खेतों में मजदूरी का काम करता और शाम को जो कुछ भी वहां से मिलता वो अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा लेता था। जमींदार एक बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। वो अपने यहाँ मजदूरी करने वालों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। किसी की तबीयत खराब हो तो भी वो उससे काम करवाता था। सर्दियां भी शुरू हो गई थी। आजकल भोला को कभी कभी रात को खेतों में चौकीदारी के लिए सोना पड़ता था, पर बेचारे भोला के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, जिस वजह से एक बार भोला को बहुत तेज बुखार आ गया था। तो वो उस दिन मजदूरी के काम पर नहीं गया, तो जमींदार ने अपने एक आदमी को उसको बुलाने भेजा। न चाहते हुए भी भोला को जमींदार के घर आना पड़ता है। भोला को देखकर जमींदार कहता है, क्यों भाई, ये क्या नाटक शुरू कर दिया तूने? आज आज काम पर क्यों नहीं आया तू? मालिक, आज मुझे बुखार है, आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखो, इनको बुखार है और आने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे तो ये काम कौन करेगा? मुफ्त की रोटियां खाने को चाहिए बस। नहीं नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। देख भोला, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली कि जब मन करे आ जाओ। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, आप मेरी बात पर विश्वास करो। बंद करिए अपनी बकवास और चुपचाप लग जा काम पर, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। भोला जमींदार को बहुत बार समझाने की कोशिश करता है, पर जमींदार उसकी एक भी नहीं सुनता है। भोला बुखार तेज होने की वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था, पर जमींदार के आगे उसकी एक न चली। भोला को काम करने खेतों पर जाना पड़ा। खेतों पर काम करने की वजह से और कोई इलाज नहीं मिलने की वजह से भोला की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और एक दिन खेतों पर काम करते करते भोला की मृत्यु हो गई। जमींदार को अब लोगों की वजह से उसकी पत्नी रानी को अपने यहाँ मजदूरी के काम पर रखना पड़ा। रानी अब जमींदार के घर में मजदूरी का काम करती थी। जमींदार दिन भर उससे मजदूरी का काम करवाता, 1 मिनट भी आराम नहीं करने देता था। रानी जब मजदूरी पर जाती तो उसकी सास कमला उसकी बेटी राधा का ख्याल रखती थी। राधा गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जब जब राधा को समय मिलता तो वो भी काम में अपनी माँ और दादी का हाथ बटाती थी। एक दिन कमला अपनी बहू रानी से कहती है, रानी, तुझ पर काम का बहुत ही बोझ है। दिन भर तू जमींदार के यहाँ मजदूरी करके थक जाती है। क्यों करती है तू ये सब? नहीं माँ, बोझ कैसा? अब किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा ना।
जब तक ये थे तब तक तो मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी सास कमला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेगा। इससे अच्छा तो वो मुझे ही अपने पास बुला लेता। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब होनी को जो मंजूर था वही तो होना था। आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बस यही एक उम्मीद है। अच्छा, मुझे तुझे कुछ बताना था। हाँ हाँ माँ, बोलो। वो कल मुझे शांति बता रही थी कि पास वाले गांव के जमींदार के घर पर शादी है। उसको अपने यहाँ कुछ लोग काम करने के लिए चाहिए। मैं सोच रही थी कि मैं भी वहां चली जाऊं। इस बहाने कुछ पैसा तो मिल जाएगा हमें। पर माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? जितना मैं कमा लेती हूँ उसमें हो जाता है ना हमारा गुजारा। वो तो ठीक है तेरी बात, पर जब कुछ और पैसे मिल जाएंगे तो उसमें क्या बुरा है। और कौन सा मुझे रोज जाना है। अब तू मुझे मना मत कर। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे। अगले दिन कमला राधा को लेकर पास वाले गांव में चली जाती है। अगले दिन वहां का काम करके राधा और कमला अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में राधा को बहुत तेज भूख लगती है। दादी, चलो ना खाना खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, रुक। उसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दादी दादी, जल्दी कुछ खाने को दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ये ले, ये रोटियां खा ले। वो दोनों जैसे ही खाना खाने लगते हैं तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, कुछ खाने को दे दो मुझे, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ बहन, ये लो रोटियां। ऐसा कहकर कमला उस बूढ़ी औरत को रोटियां दे देती है। भूख ज्यादा होने की वजह से वो बूढ़ी औरत रोटियां झट से खा लेती है। रोटियां खाने के बाद वो कहती है, मुझे और रोटियां चाहिए, बहुत भूख लगी है। कमला उसको अपने हिस्से की भी रोटियां दे देती है। वो बूढ़ी औरत उनको भी झट से खा लेती है। उसके बाद वो फिर से रोटियां मांगती है। इस बार राधा भी अपने हिस्से की रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत वो भी झटपट खा लेती है और कहती है, मुझे और खाने को दो, बहुत भूख लगी है। बहन, हमारे पास अभी खाने को और कुछ नहीं है। अगर तुमको और रोटियां खानी हैं तो तुम मेरे साथ घर चलो। मैं घर जाकर तुमको भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। अच्छा, क्या सच में तू मुझे भरपेट रोटियां खिलाएगी? हाँ बहन, मैं सच में तुमको भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। कमला की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है और एक बड़ी सी राक्षसी का रूप ले लेती है। राक्षसी को देखकर कमला और राधा डर जाती हैं। वो राक्षसी कहती है, अगर तूने मुझे भरपेट रोटियां नहीं खिलाई तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। हाँ हाँ, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं रोज तुमको भरपेट रोटियां खिलाऊंगी, और अगर मैं अपना वादा पूरा ना कर सकूं तो तुम हम दोनों को खा लेना। कमला की ये बात सुनकर राक्षसी को उस पर भरोसा हो जाता है और वो उनको वहां से जाने देती है। कमला और राधा अपने गांव वापस आ जाती हैं। अरे वाह दादी, आपने तो उस राक्षसी को कैसा बेवकूफ बनाया। वो आपकी बात को सच मान बैठी। नहीं मेरी बच्ची, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। दादी, ये क्या कह रही हो? मतलब आपने जो कहा था वो सब सच था? हाँ मेरी बच्ची, मैंने उस राक्षसी से जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। मैं कल से रोज उसको रोटियां बना कर दूंगी। ठीक है दादी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। रात को कमला अपनी बहू रानी को सारी बात बता देती है। रानी भी उनकी बात सुनकर अपनी सास की मदद करने को तैयार हो जाती है। अगले दिन रानी कमला की रोटियां बनाने में मदद करती है और राधा उन रोटियों को एक टोकरी में रखने लगती है। जब रोटियां बन जाती हैं तो कमला और राधा उन रोटियों को लेकर जंगल जाते हैं और उनको देखकर राक्षसी कहती है, अरे वाह, आ गई तुम दोनों। लाओ दो, कहाँ है मेरी रोटियां?
बहुत भूख लगी है मुझे। कमला उसको रोटियों से भरी टोकरी दे देती है। राक्षसी रोटियां जल्दी जल्दी खा जाती है। रोटियां खाकर वो कहती है, आहा, रोटियां खाकर मजा आ गया। रोज ऐसी ही रोटियां बना बना कर मुझे खिलाती रहना, वरना मैं तुम दोनों को भी ऐसे ही चबा चबा कर खा जाऊंगी। कमला और राधा उसको रोटियां खिलाकर घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर अचानक से एक दिन उनके घर में रोटियां बनाने के लिए आटा खत्म हो जाता है। दादी, आज तो रोटियां बनाने के लिए आटा भी नहीं बचा है और पैसे भी नहीं है कि हम आटा खरीद कर ला सके। अब क्या करें हम दादी? अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटी। आज तो वो राक्षसी हमको खा जाएगी। राधा और कमला बात कर ही रही थी, तभी वो बूढ़ी औरत उनके घर आ जाती है। उसको देखकर कमला कहती है, आओ आओ बहन, हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आज हमारे घर में आटा नहीं बचा है, इसलिए हम दोनों आज आपका भोजन बनने आने वाले थे। तभी वहां रानी आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं, आप मेरी बेटी राधा को छोड़ दो और मुझे खा लो। उनकी बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगती है और एक देवी में बदल जाती है। उसको देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगी। तुम लोग बहुत ही भले लोग हो। तुमने अपने हिस्से की रोटियां भी मुझे खाने को दे दी। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम लोगों ने अपने किए वादे के अनुसार मुझे रोज भरपेट रोटियां खाने के लिए दी। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे नेक और भले इंसान नहीं देखे हैं। तुम लोग अपनी उस परीक्षा में खरे उतरे हो। तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाकर संतुष्ट किया है, इसलिए आज के बाद से तुम लोगों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी माँ उनके सामने रुपयों और सोने के सिक्कों का ढेर लगा देती हैं, जिसको देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद देवी माँ फिर से कहती है, तुम लोग अब अपनी सारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजार सकते हो। और हाँ कमला, मैं तुमको कुछ और भी देना चाहती हूँ। ये लो, जादुई रोटियां बनाने की छड़ी। इस छड़ी की मदद से तुम लोग जितनी चाहे रोटियां बना सकते हो और जरूरतमंद लोगों को खिला सकते हो। कमला वो जादुई रोटी बनाने की छड़ी को देवी माँ के हाथों से ले लेती है और वो लोग देवी माँ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद देवी माँ वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। बाद में कुछ पैसों से उन्होंने अपने लिए एक नया घर बनवाया और वो तीनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। अब कमला, रानी और राधा उस जादुई रोटी बनाने वाली छड़ी की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों को रोटियां खिलाने लगे। वो हर रोज उस जादुई रोटी बनाने वाली छड़ी की मदद से रोटियां बनाते और उनके लोगों में बांट कर आते। इस तरह रोटियां बांटकर उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। तो देखा, अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हैं, तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। क्या पता कब कहाँ कौन सा चमत्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। बस अपने अच्छे कर्म करते रहो, पता नहीं आपकी किस्मत कब चमक जाए।